हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम ब्लॉक वन का आज यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशनल एंड ईआर मॉडल। इसके अंदर जो आज टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। इससे पहले हमने डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके 3 टाइप पढ़े थे। लेकिन आज हम रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे। थोड़ा ये भी डेटा डेटा मॉडल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। आज उसको ही हम थोड़ा सा और भी ज्यादा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल मॉडल कैसा होता है? इसमें ना बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जो रिलेशंस की तरह जो टेबल होती है ना, उसी को आप क्या कहते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें ना जो भी डेटा होता है, डेटाबेस, ठीक है, जो भी आपका डेटा होगा डेटाबेस, तो उसको हम क्या करेंगे, रिलेशन की तरह कवर करेंगे। ठीक है, हर चीज के लिए एक रिलेशन बना देंगे। रिलेशन का मतलब यहाँ पर टेबल की बात हो रही है। ठीक है, टेबल को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल रहेगी वो 2 डायमेंशन में बनाई जाएगी। एक होगा आपका कॉलम और एक होगा आपका रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है नीचे। यहाँ पर हमें क्या है, एक कोर्स नाम की टेबल बनाई है, जिसको आप बोलोगे रिलेशन। टेबल को ही आप रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो उस कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या डेटा को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कोर्स है ये हमारा टेबल हो गया, या फिर आप इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस कोर्स के बारे में बता रहे हैं कि इस कोर्सेस के अंदर हमने क्या क्या चीजें रखी हैं। इसका नंबर रखा है, कोर्स का नेम रखा है, और उसकी कुछ यूनिट्स रखी हैं। ठीक है, अब ये जो एक एक डेटा है, जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर हमने क्या किया, C1S15, तो ये कोर्स नंबर डिफाइन किया। इंट्रो टू सी, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी, ये इसका कोर्स का नेम है, और उसके अंदर 5 यूनिट्स है। ऐसे ही दूसरा कोर्स डिफाइन किया है, उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू जावा। ऐसे ही तीसरा कोर्स डिफाइन किया, और ऐसे ही हमने फोर्थ कोर्स डिफाइन किया है, फोर्थ कोर्स का नंबर डिफाइन किया है। ऐसे ही उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है। तो इसके अंदर जो एक एक रो के अंदर आप इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे टपल। ठीक है, उन सभी इंफॉर्मेशन को, पूरी रो को बोलेंगे टपल। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेशन की तरह रिप्रेजेंट की जाएगी, रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी। जो क्या बताएगा, 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, रो एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अब मैंने एट्रीब्यूट बताया, टपल बताया, और एक चीज आती है डोमेन। अब इसको और भी ज्यादा समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे जब हम टपल की बात करते हैं तो टपल हमारी क्या होती है, जो भी रो रो की इंफॉर्मेशन है रिकॉर्ड के अंदर, जो भी आपने अपनी टेबल के अंदर जितनी भी रो बनाई हुई है, रो के अंदर जो इंफॉर्मेशन डाली है, उसको हम बोलेंगे क्या, एक टपल। ठीक है, उसी को आप एंटिटी भी बोलते हैं। टपल को ही हम एंटिटी भी बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारा जो भी उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट। कोर्स नेम क्या हो गया हमारा एट्रीब्यूट। ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन को रखा है। यानी कि जब कोर्स नेम लिख रहे हो तो कोर्स नेम वाली सारी इंफॉर्मेशन उसी कॉलम में आएगी। कोर्स नंबर वाली इंफॉर्मेशन कोर्स नंबर वाले कॉलम में आएगी, और दूसरी जगह नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसके थ्रू बताते हैं कि ये क्या है, हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, कॉलम की कॉलम को एक रिलेशन के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, कॉलम के नेम को। अब उसके बाद में डोमेन। अब डोमेन क्या होता है कि हम किस तरह की वैल्यू को उस स्पेसिफिक सेल बोल सकते हो आप, या फिर उस टपल के अंदर जो भी कॉलम बनाया है, या फिर कोई भी एक जो आपका सेल है, उसके अंदर आप कौन सी इंफॉर्मेशन को रख रहे हो। ठीक है, सेल बोल सकते हो, या फिर कौन से डेटा को उस पर्टिकुलर जगह पे आप रख रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर सीरियल नंबर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के थ्रू ही आता है, तो हम पता यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा सीरियल नंबर है ना, उसके 3 डिजिट जो होंगे वो CIS होंगे। ठीक है, डोमेन में बता रही हूँ। डोमेन में क्या होता है कि यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक करते हैं कि भाई ये जो परमिसेबल वैल्यू है बस वही आएगी, उसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने जो कोर्स नंबर है उसमें डिफाइन कर दिया कि स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर जो है CIS होने चाहिए, और लास्ट के जो
और लास्ट के जो आपके 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर जो भी रहेंगे वो क्या है 1 से लेकर 500 तक होने चाहिए। तो आप इसी वैल्यू के अंदर इस पूरे कोर्स नंबर को डिफाइन करेंगे। इससे ज्यादा वैल्यू आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप CIS की जगह दूसरी वैल्यू को लिखने की कोशिश करोगे, उससे स्टार्टिंग करोगे, तो वो कोर्स नंबर उसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब एंटर नहीं होगा। अब ऐसी कोर्स नेम में भी आप कर सकते हो, या फिर यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो। किसी भी कोर्स की यूनिट जो है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 से ज्यादा है तो उसके लिए उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करो कि इंट्रोडक्शन टू C1, इंट्रोडक्शन टू C2। इस तरीके से आप करोगे तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरते समय हम ये डिफाइन करते हैं ना कई बार कि हमारा जो एज है, फॉर्म में लिखा होता है ना, एज जो है वो 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 28 से ज्यादा है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो वहां पर जो आपकी एज कैलकुलेट होकर आती है, अगर आप 25 प्लस हो तो आपका जो फॉर्म है वो वहां पर आपको वहीं पर अलर्ट दे देगा कि आपकी जो एज है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म भरने के लिए मतलब कैपेबल नहीं हुआ, ठीक है, तो आप वहां से ही रिजेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही क्या है, डोमेन में आप स्पेसिफिक वैल्यूज को डालोगे कि सिर्फ यही परमिसेबल वैल्यूज है, सिर्फ यही आप इसके अंदर डाल सकते हो, असाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ डालने की कोशिश करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब वो जाएगी नहीं, पहली बात तो वैल्यू ही नहीं, वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तीनों चीज समझ में आई। जब हम टपल की बात करते हैं तो जो भी वैल्यू हमारे रिकॉर्ड के अंदर रो की फॉर्मेट में है उसको हम टपल बोलेंगे, कॉलम के नेम को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और जो परमिसेबल वैल्यू उस एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इनपुट ले डाल सकते हैं उसका, तो वही हम बोलेंगे कि वो क्या हमारे डोमेन में आती है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ इसके एडवांटेजेस हैं रिलेशनल मॉडल की, जैसे ईज ऑफ यूज, कि अब ये हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि सारा जो मतलब डेटा होता है हमारा वो टेबल की फॉर्मेट में होता है। तो किसी एक स्पेसिफिक नेम के थ्रू हम सारी चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें आपकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपका रोल नंबर एक ऐसी डिजिट होती है, ठीक है, एक आपके लिए एक ऐसी आइडेंटिटी होती है कि आप उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर जो भी आपका नेम, रोल नंबर की हेल्प से नेम निकाल सकते हो, फोन नंबर निकाल सकते हो, अपना एड्रेस ढूंढ सकते हो, या फिर किसी के बारे में भी सिर्फ एक उसके रोल नंबर की हेल्प से पता कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ईज ऑफ यूज हो जाता है कि आप इजिली कोई भी डेटा उसमें से, उस टेबल में से निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपको किसी एक डेटा को डिलीट करना है, ऐड करना है, या फिर उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेट करना है, उनकी वैल्यूज को चेंज करना है, तो वो भी हमारे पास बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद में है एक्यूरेसी। यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा मतलब वो होती है, बहुत ज्यादा ठीक होती है। जैसे अगर हम एक इंसान से कोई भी चीज काम कराते तो वहां पर गलती होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते, लेकिन जब हम कभी कोई काम मशीन से कराते तो हमें उसके ऊपर ज्यादा क्या होता है, विश्वास होता है कि ये ठीक करेगी। जैसे हम कैलकुलेशन अगर खुद से करते हैं तो एक बार को चाहे आप प्लस भी करते हो, लेकिन हम एक बार दोबारा से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कैलकुलेटर से, दोबारा से मतलब देख लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर हमारा जो मशीन में डेटा जाता है सारा कुछ उसी के ऑपरेशन से हो रहा है, वहीं पर सब कुछ हम परफॉर्म करें, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमें थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एम्बिग्यूटी मतलब कि गलतियां होने के चांसेस थोड़े मतलब कम होते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम मॉडल से कंपेयर करें तो अब इसके बाद में ना, यहाँ पे जब हम बहुत सारी बात करें, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर एक वर्ड हम सुन रहे थे, दैट इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे जब हम रिलेशन की बात करते हैं, यानी किसी टेबल की बात करते हैं, तो टेबल को हम टू पार्ट, मतलब रिलेशन को हम दो पार्ट्स में बोल सकते हैं कि उसके अंदर दो चीजें आती है। एक होता है रिलेशनल स्कीमा, दूसरा होता है रिलेशन इंस्टांस। तो जो रिलेशनल स्कीमा होता है वो क्या कंटेन करता है कि हमारी जो भी स्कीमा है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चाहे वो रिलेशन के नेम हो, चाहे वो कॉलम के नेम हो, ठीक है, तो वो या एट्रीब्यूट्स के नेम हो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो कौन डिफाइन करता है, हमारा रिलेशनल स्कीमा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो
रिलेशनल स्कीमा के अंदर, यहाँ पर रिलेशनल स्कीमा के अंदर हम नेम डिफाइन करें, ठीक है। जैसे हमारी जो टेबल का नेम है स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद में मतलब यहाँ पर रिलेशन स्कीमा फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हम एक रिलेशन स्कीमा क्रिएट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल को बनाया। अब उस टेबल के अंदर जो जो एट्रीब्यूट्स आपको रखने हैं उन सभी के नेम को आप डिफाइन कर दोगे। जैसे रोल नंबर है, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, नेम भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, लॉगिन जो होनी चाहिए वो भी स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, एज जो है वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो ये जब हम डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम रिलेशन स्कीमा। अब बात करते हैं हम रिलेशन इंस्टांस की। रिलेशन इंस्टांस में क्या आता है, जो टपल्स की वैल्यू होती है, ठीक है, जो टपल्स की वैल्यू होती है उसको हम बोलेंगे रिलेशनल इंस्टांस। रिलेशन इंस्टांस ये हमारा क्लियर मतलब ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रिलेशनल इंस्टांस के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को हम परमिशन नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टेबल था, जैसे हमने रिलेशन स्कीमा में पढ़ा, सेम ऐसे ही जब हम रिलेशन इंस्टांस करेंगे तो उसके अंदर हम हर टपल की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वैल्यू होगी, वो सारी चीज या फिर उस टपल का जो डेटा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल इंस्टांस। जैसे यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम, लॉगिन और एज, ये सब किस में आएगा, रिलेशन स्कीमा में। लेकिन जब ये रोल नंबर की वैल्यू आएगी, रोल नंबर किसका, शिखा का, लॉगिन आईडी शिखा की, एज शिखा की, फिर सेकंड टपल रोल नंबर कन्नू, उसकी ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी और उसका एज, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलेंगे कि क्या है, रिलेशनल इंस्टांस है, ठीक है। 3467 शिखा, अब उसकी जो ईमेल आईडी है वो और उसकी एज, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशनल इंस्टांस। अब इसके अंदर आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी रो है, इसके अंदर 2 रोज है और 4 कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चीज आती है हमारी प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी सुपर की, ठीक है। अब जो भी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप डेटा को ढूंढ पाओगे, तभी तो हम इसकी प्रॉपर्टी जो हम अभी हमने इसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी, दैट इज ईज ऑफ यूज, तो उसको हम यूज कर पाएंगे। अगर मतलब हम वैल्यू को ढूंढ ही नहीं पा रहे, हमने सिर्फ टेबल की फॉर्मेट में डेटा बनाकर रख दिया है, तो फिर उस का बनाने का क्या फायदा। तो यहाँ पर जब उसमें से वैल्यूज को एक्सेस करना होता है तो किसी चीज की मतलब किसी एक की हेल्प से हम कर पाएंगे, तो उसी को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। जो हमारी सुपर की होती है वो एक मतलब वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिलेशन में से। जैसे आप कह सकते हो कि आपका जो लाइक नेम है, अब नेम अकेला तो मतलब आपका कोई रोल नंबर आपको याद नहीं है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपके स्कूल में गए हैं तो आपको जैसे स्टार्टिंग लाइक आपने अपने पेरेंट्स को आपका पेरेंट्स हैं जो आपके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं, उन्होंने मतलब आपने नहीं बताया कि वो आपका रोल नंबर कितना है, किस रूम में आके मिलना है। तो आपके पेरेंट्स अगर स्कूल में जाएंगे, पीटीएम है लेट सपोज, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर पीटीएम, उस पीटीएम में आपके पेरेंट्स को जाना है, तो आपने ना अपने पेरेंट्स को रूम नंबर बताना भूल गए हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप रूम नंबर तो बता के आए नहीं हो, पेरेंट्स का आना तो जरूरी है। तो पेरेंट्स आए, अब आने के बाद में स्कूल के बाहर गार्ड ने पूछा कि भाई कौन से रूम में जाना है, तो उनको नहीं पता था, ठीक है। पर आपके पेरेंट्स को आपका नाम तो पता होगा, ठीक है, ये तो पता होगा कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बेटे का नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि कौन सी क्लास में उनका बेटा जो है वो पढ़ता है। तो उसके बेसिस पे उसको क्रॉस चेक करके कि हाँ इस क्लास मतलब अगर उन्होंने बोला कि बीसीए में पढ़ता है, ठीक है, आपके कॉलेज में बीसीए, बीबीए और बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसके बेसिस पे तुम्हारे पेरेंट्स को बीसीए वाले रूम में भेज दिया जाएगा कि जहाँ पर बीसीए की पीटीएम चल रही है। अब वहां जाके आपके पेरेंट्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन भाई, नेम भी बताया तो नेम के हो सकता है 4-5 बच्चे आपकी क्लास में हैं, तो उसके बेसिस पे उन 4-5 बच्चों में से आप आपके पास जाएंगे, जब आपके पेरेंट्स तो आपको मिल जाएंगे ना, दिख जाएंगे, पता चल जाएगा। तो ऐसी क्या है, यहाँ पर सुपर की क्या होता है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स का सेट हो सकता है जो किसी एक मतलब हमारे रिलेशन में से
कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को हम निकाल सके, उसके लिए बनाई जाती है। अब ये जो सुपर कीज होती हैं वही हमारी कैंडिडेट की हो सकती है, पर यहाँ पर जो कैंडिडेट की होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसको आप हटा दो, मतलब उसके होने या न होने से कोई फर्क ना पड़े। तो वो चीज जब हट जाएगी तो उसके बाद जो भी आपके पास में एट्रीब्यूट्स बचेंगे उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। ठीक है, मिनिमल सुपर की को ही कैंडिडेट की कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टेबल में आपके पास बहुत सारी सुपर कैंडिडेट की हो सकती है, सुपर की भी मल्टीपल हो सकती है, कैंडिडेट की भी बहुत सारी हो सकती है। अब उसके बाद बात आती है प्राइमरी की। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ भी करेंगे। प्राइमरी की क्या होती है, जो भी एक कॉलम, मतलब एक जैसे हमारी आई रोल नंबर या फिर आप बोल सकते हैं इनरोलमेंट नंबर, वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है अगर आपके पास में सिर्फ आपका रोल नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर है तो उसके बिहाफ पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसका मतलब होता है ना जैसे, तो उसको आपका नेम, लेट्स सपोज कि वो आपको ना सर नेम से बुलाता है, तो सर नेम बुलाते बुलाते वो आपका रियल नेम जो है वो भूल गया है, तो उसको आपका रोल नंबर पता है कि मेरे रोल नंबर के दो आगे, मतलब ऐसे मानो कि उसका रोल नंबर 25 है और आपका रोल नंबर 23 है। उसको अपना रोल नंबर पता है और उसको पता है कि मेरे रोल नंबर के दो आगे उसका रोल नंबर आता है, पर मेरे को उसका नेम नहीं पता है, भूल गया हूँ। तो यहाँ से रोल नंबर की बेसिस पे वो आपका रिजल्ट निकाल सकता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपके बारे में पता कर सकता है, उसको नेम भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी की होती है ये क्या होती है, एक ही होती है। ठीक है, जैसे हमारा इनरोलमेंट नंबर सफिशिएंट है हमारी पूरी डिटेल निकालने के लिए। ठीक है, अब ये किस लिए हेल्पफुल होता है कि हम इंसर्ट कर सके अपना डेटा, अपडेट कर सके, रिस्टोर करा सके, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस में से किसी डेटा को डिलीट कर सके। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसको छोटा सा और एक एग्जाम्पल के साथ में करते ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे सोचो कि आपके पास में ना एक टेबल दी हुई है, टेबल हम बना लेते हैं ABC। 1 A B, कुछ भी लिख लो वो आपकी मर्जी है, बस समझाने के लिए मैं ये चीज आपको बता रही हूँ। अब यहाँ देखो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास में तीन एट्रीब्यूट्स है, A B और C। हमारे पास में बहुत सारी टपल है, टपल T1 T2 T3 एंड T4। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे छोटे से रिलेशन में देखकर पता करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर ये आइडिया हो जाएगा कि जो ए है वो ना अपने आप में यूनिक है, उसको किसी की जरूरत नहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढने के लिए। अगर आपको ए यानी कि ए के अंदर की इंफॉर्मेशन पता है तो आप बी की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो और सी की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो ए है वो प्राइमरी की बनने की हकदार है, अभी तक तो है। बाकी फर्दर इस पर्टिकुलर टेबल में क्या होने वाला है, 4 रिपीट होगा या नहीं होगा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर एग्जिस्टिंग टेबल की बात की जाए तो हम उसको देखकर ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ए है वो अभी तक सब में यूनिक है। ABC के अंदर ए जो है वो यूनिक है और वो अकेला कैपेबल है बाकी सारी वैल्यूज को फर्दर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके अंदर एक मतलब कुछ एक वो दे देते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, जैसे कि मतलब एक पर्टिकुलर की से आप क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हो पर वो यूनिक होनी चाहिए। आप मतलब जैसे ए से आप ऐसे कर सकते हो, इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। ए से आप सी को भी ढूंढ सकते हो, ऐसा सपोज करो। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और कुछ ऐसे दिया है कि बी से आप फर्दर सी को ढूंढ सकते हो, पर ये हमारी टेबल इस तरीके की बनी हुई नहीं है तो उसके बेसिस पे हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैं एक्चुअली हम इसको इरेज कर,
यहाँ पे देखो, अगर हम ए से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें बी मिल रहा है, फिर हम फर्दर ए से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें सी भी मिल जाएगा। तो यहाँ से, क्योंकि मैंने टेबल ऐसे ले ली इस वजह से मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है, अदरवाइज इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ए से अगर हम बी को खोजेंगे तो मिल जाएगा, ए से अगर हम सी को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब इसका हम क्लोजर निकालेंगे जिसकी बेसिस पे हमें पता लगेगा कि हमारे पर्टिकुलर जो रिलेशन है या टेबल है उसके अंदर से हमारी जो प्राइमरी की बनने की क्षमता है वो किसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ए से कुछ भी वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ए का क्लोजर इसको बोलते हैं। ए का क्लोजर का मतलब कि उस पर्टिकुलर वैल्यू से उसके ऊपर बेस्ड जो भी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके बिहाफ पर आपके कौन कौन सी पर्टिकुलर दूसरी जो आपकी एट्रीब्यूट्स है उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ए से आप क्या ढूंढ सकते हो, यहाँ पर ए से आपको ये देखना है ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो इस एफडी के बेसिस पे ए से आप बी को ढूंढ सकते हो, फिर ए से आप सी को भी ढूंढ सकते हो। तो ये इतनी क्षमता रखता है कि इससे आप फर्दर किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गुण है, मतलब एक प्राइमरी की बनने के या फिर आप बोल सकते हो कैंडिडेट की बनने के, तो वो अभी तक हमारे पास ए के अंदर ही दिख रहे हैं, क्योंकि बी के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। क्योंकि अगर ए मतलब ए के मींस बी के भी हाफ पे अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप देखो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है 2 बार रिपीट हो रही है। तो अगर किसी बंदे का नाम कुछ भी है, सी है, हमने लिख दिया ऐसी, तो यहाँ पर अगर आप मतलब क्योंकि एक क्लास के अंदर 2 नेम के बच्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम हो सकता है कि गलत रोल नंबर पे पहुंच जाए, हो सकता है कि दूसरी क्लास में पहुंच जाए, ऐसा कुछ हो सकता है ना कि कॉम्बिनेशन हमें कुछ गलत मिल जाए। तो यहाँ पर जो अभी ए है वो इसमें इतनी कैपेबिलिटी रख रहा है कि दूसरी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को ढूंढ सके। और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि इसको और भी ज्यादा छोटा करने की, मिनिमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप कैंडिडेट की प्राइमरी की बोल सकते हो, पर प्राइमरी की इसलिए क्योंकि ये यूनिक है और ये बन सकती है। ठीक है, और फर्दर कोई और अभी तक हमें कोई की दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये यूनिक है और इसके अंदर अभी तक कोई नल वैल्यू भी नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारी एक प्राइमरी की है। अब छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हमें एक रिलेशन दिया है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमें कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है, जैसे ए से आप बी सी और डी को ढूंढ पा रहे हो, ए और बी से आप सी और डी को ढूंढ पा रहे हो सिर्फ, और ए बी सी से आप डी को ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमारी क्या है, टेबल या जो भी आप बोल रहे हो रिलेशन। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकालेंगे। पता है हमें क्या करना होता है, जैसे जो भी इसके अंदर आपको वैल्यूज दिख रही है ए बी सी डी, तो आप एक एक करके ना सबके क्लोजर निकाल लो। तो सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकालेंगे, तो ए अपने आप को तो ढूंढ ही लेगा, कोई भी वैल्यू अपने आप को तो ढूंढ ही पाएगी। तो ए से देखो कि आप और किस किस को ढूंढ पा रहे हो, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बी सी डी, हम तीनों को ही ढूंढ पा रहे हैं, तो हमने तीनों ही लिख दिया। अब सेम प्रोसेस हमें बी के साथ में भी करना है, तो बी से अब आप देखने की कोशिश करो कि बी का क्लोजर आपको कुछ भी नहीं देगा। बी है ही नहीं है ना अकेला कहीं पे भी, तो बी अकेला किसी को भी कैपेबल नहीं है ढूंढने के लिए, तो सिर्फ उससे आप बी ढूंढ सकते हो। फिर आप सी का क्लोजर निकालो, फिर आप सी से ढूंढने की कोशिश करोगे तो फर्दर सी से हम कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सी अकेला सी को ही देगा। अब इन दोनों का ना कॉम्बिनेशन ले लेके ट्राई करेंगे। जैसे ए और बी के साथ में ढूंढो, ए और बी कैपेबल है क्या कुछ ढूंढने के लिए? तो यहाँ पर देखो ए और बी हाँ कैपेबल है फर्दर सी और डी को ढूंढने के लिए, तो ए बी को खुद की वैल्यू तो पता ही है ना, सी और डी को और भी ढूंढ लेंगे, तो यहाँ से उसका पूरा क्लोजर आ गया। अब सेम ऐसे ही ए और सी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करो। ए और सी आप देखोगे, ए और सी से अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो ए तो अकेला सब कुछ दे ही रहा है, तो अगर उसके साथ में सी आ भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी सी डी, अब फर्दर फिर दोबारा से जो बी और सी है उन दोनों की कॉम्बिनेशन से ट्राई करेंगे, तो हमें सिर्फ और बी और सी मिलेगा, ए और डी हमारा जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी, मतलब ओ सॉरी
क्लोजर इसका नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये कैंडिडेट की या सुपर की हमारा नहीं बन पाएगा। अब दोबारा से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं ए बी और सी के कॉम्बिनेशन से। तो देखो ए बी सी डी सब कुछ ही मिल गया हमें, तो कुछ अदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे हम कि इसके अंदर जो हमारी कैंडिडेट की बनने की क्षमता कौन कौन रखता है, मतलब सुपर की, पहले सुपर की चेक करेंगे। तो ये जो है हमारी सुपर की बन सकती है, क्योंकि इससे हम सारे एट्रीब्यूट को फर्दर ढूंढ पा रहे हैं। अब बी जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बी को ढूंढ पा रही है, सेम ऐसे सी भी नहीं है। अब ए और बी है, फिर ए और सी ये भी है, बी और सी नहीं है, ए बी सी है। ठीक है, यहां तक हो गया कि जो हमारी सुपर की है, सुपर की कौन कौन सी हो सकती है, ए, ठीक है, और ए बी, ए सी और ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम कैंडिडेट की। अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारी कैंडिडेट की होती है वो कैसी होती है, मिनिमाइज फॉर्मेट में होती है, कि उसमें से कुछ ऐसी वैल्यू को हटा दो जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो एक वैल्यू ऐसी आपको जरूर मिल जाएगी, जैसे ए यहाँ पर है, फिर ए और सी। तो यहाँ पर देखो सी कोई खास रोल प्ले कर नहीं रहा है, क्योंकि अकेला ई सारी वैल्यूज को ढूंढने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिर्फ ए को रखेंगे, ए बी को रखेंगे और ए बी सी को रखेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज जो है इसमें से आपको कुछ हटाने की जरूरत है, तो आप कहोगे कि हाँ है तो सही, क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी भी वही काम कर रहा है और ए बी सी भी वही काम कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से अगर सी को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको भी हटा सकते हो। तो यहाँ पर ए और ए बी जो है वो क्या कर रही है, सुपर कैंडिडेट की बनने की क्षमता रख रही है। ठीक है, मतलब उनके अंदर इतनी पावर है। तो यहाँ से आप इसको भी हटा दो, क्योंकि ए बी सी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे फर्दर हम सिर्फ बी सी, ए और बी से भी सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो प्राइमरी की बनेगी, अब प्राइमरी की क्या होती है, चाहे आप ए को बनाओ चाहे आप ए और बी को बनाओ। ठीक है, यहाँ पर ना ए बी सी, क्योंकि फिर ऐसा तो सिर्फ ए ही है जो सारी चीज ढूंढने की कैपेबिलिटी रख रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो एक्सट्रोनियस वर्ड आपके पास में एक और है, क्योंकि ये बी जो है यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आप इसके बिना भी ढूंढने की कोशिश करोगे तभी भी ए जो है वो पूरा सक्षम है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या ही बचता है कि ए जो है वही हमारा क्या है, प्राइमरी की है, जिसकी हेल्प से हम सारी वैल्यूज को फर्दर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप यहाँ से ए बी को भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि जो ए और बी, मतलब ए जो है इसके अंदर बी जो है वो एक्स्ट्रा ये, क्योंकि हम उसके बिना भी यहाँ पर सारा काम कर पा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है कि कहीं पर बी सी जो है वो सबको ढूंढ रहा हो, पर अब यहाँ पर देखो इसके अंदर किसी में भी उसका मतलब उसका सबसेट नहीं मिलेगा ना बी सी, तो उसके बिना भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो वहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कि उन दोनों में से किसको हमें प्राइमरी की बनाना है। तो आपको जो अच्छा लगे उसके बेसिस पे आप उसको प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशंस, कॉन्स्टेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।